हम हैं नया IDN 7, हौसला है। देश दिन भर में हम आपको दिखाएंगे देश के कोने कोने की खबर, और ये खबरें आप तक पहुंचाएंगे नेटवर्क 18 के 2000 संवाददाताओं की टीम। 2000 रिपोर्टर्स हर दिन आपके इलाके की हर बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे, सबसे सटीक, सबसे पहले। तो सबसे पहले हम आपको लिए चलते हैं दिनेश मौर्य के पास। महाराष्ट्र में चुनावी नतीजों के बाद अब सरकार बनाने को लेकर महाराष्ट्र सरकार बनाने को लेकर माथापच्ची जारी है। महाराष्ट्र में बीजेपी का अगला सीएम कौन होगा, इसको लेकर भी बैठकों का सिलसिला जारी है। शिवसेना और बीजेपी में अब भी गठबंधन को लेकर असमंजस बरकरार है। आज दिन में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के घर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पहुंचे। दोनों नेताओं के बीच चर्चा हुई। गडकरी ने खुद को सीएम की रेस से बाहर बताया। हालांकि अमित शाह से गडकरी की मुलाकात के बाद इन अटकलों को बल मिला कि गडकरी भी मुख्यमंत्री की दौड़ में फडणवीस के साथ बने हुए हैं। उधर शिवसेना और बीजेपी के बीच भी सरकार के समर्थन को लेकर कोई बातचीत आगे नहीं बढ़ी। शिवसेना विधायकों ने अहम बैठक की और फैसला लेने का अधिकार उद्धव पर छोड़ दिया। विधायक दल का नेता किसी को चुनना है, उस बारे में पूरे अधिकार सर्वाधिकार विधायक दल ने शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे जी को दिया है। ताजा हालात पर एनसीपी की भी बैठक हुई। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार का कहना है कि वो बीजेपी सरकार को समर्थन देने को तैयार है, लेकिन एनसीपी सरकार में शामिल नहीं होगी। इस बीच बता दें कि निर्दलीय विधायकों से भी बातचीत की जा रही है। दिवाली के मौके पर हैरान करने वाली खबर। सूरत में डायमंड एक्सपोर्ट कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों को मिली तोहफे में कार और फ्लैट। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। ये नजारा है गुजरात के सूरत शहर का, जहां की हीरा कंपनी हरे कृष्ण एक्सपोर्ट्स ने अपने 491 कर्मचारियों को इंसेंटिव के तौर पर नई चमचमाती कारें गिफ्ट की हैं। कंपनी के मालिक सावजी भाई ढोलकिया के मुताबिक वो अपने कर्मचारियों को हर साल कुछ न कुछ गिफ्ट में जरूर देते हैं। इस बार भी उन्होंने 1200 कर्मचारियों की लिस्ट बनाई थी, जिसमें से 491 लोगों को कारें, 525 को गहने और 200 कर्मचारियों को तोहफे में घर दिए हैं। जो सबसे स्किल वर्क था हमारा प्रोग्राम में से ढूंढकर निकाला, स्किल कौन था, तो ये 1200 लोग निकला। ये 1200 लोगों के लिए ये प्रोग्राम हमने डिजाइन किया। सावजी भाई का कहना है कि इन कारीगरों की वजह से उनकी कंपनी को बड़ा मुनाफा हुआ है। यही वजह है कि उन्होंने अपने कर्मचारियों को खुश करने के लिए 50 करोड़ का बजट बनाया। मुंबई के बाद अब चलते हैं चंडीगढ़ अपने सहयोगी अमित चौधरी के पास। बेशक हरियाणा में बीजेपी अपने बल पर बहुमत हासिल करने में चाहे कामयाब रही है, लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है कि हरियाणा में मुख्यमंत्री कौन होगा। बीजेपी के अलग अलग गुटों में इसकी दावेदारी अलग अलग लोग जता रहे हैं। हरियाणा में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। 2009 की 4 सीट के मुकाबले में इस बार उसकी 47 सीट आई हैं और इस तरह उसे अकेले दम पर बहुमत मिल गया है। हरियाणा में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिलने के बाद अब प्रदेश का सीएम कौन होगा, इसकी रेस शुरू हो गई है। कैप्टन अभिमन्यु, अनिल विज, राव इंद्रजीत सिंह समेत कई नेता अपनी दावेदारी जता रहे हैं, लेकिन करनाल से जीते संघ के पुराने नेता मनोहर लाल खट्टर सीएम पद की दौड़ में सबसे आगे बताए जा रहे हैं। हमारे वरिष्ठ राष्ट्रीय नेता पूर्व अध्यक्ष श्री वेंकैया नायडू जी वहां पर पहुंचेंगे। हम लोग सभी साथ होंगे, वहीं पर ही चर्चा करके जो विधायक दल तय करेगा आपको कम्युनिकेट करेंगे। इनमें से किसे हरियाणा का ताज मिलेगा, इसका फैसला पार्टी पर्यवेक्षक वेंकैया नायडू और दिनेश शर्मा की मौजूदगी में पार्टी की विधायक दल की बैठक में होगा। माना जा रहा है कि राज्य में नए मुख्यमंत्री 21 अक्टूबर को शपथ ले सकते हैं। दीपावली के मौके पर राजस्थान के जंगलों में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। चौंके मत, जी हां, ये हाई अलर्ट इसलिए घोषित किया गया है ताकि शिकारी जंगलों में जाकर जानवरों का शिकार न कर पाए। दिवाली से पहले राजस्थान के सरिस्का और रणथंभौर में सुरक्षा बलों ने अपनी गश्त बढ़ा दी है। हर आने जाने वाले पर पैनी नजर रखी जा रही है। एक खुफिया तंत्र विकसित किया गया है ताकि कोई भी कमी न रह जाए। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि इस इलाके में शिकारी दिवाली के दिनों में शिकार करना बेहद शुभ मानते हैं। लिहाजा 7 दिन हर पहर वन विभाग हाई अलर्ट पर है। हमने यहाँ पर इसको एक
अवैध शिकार के विरुद्ध युद्ध के रूप में लिया। इसका हमने एक नाम भी रखा है, वो है नाम ऑपरेशन सजग। इस दौरान शिकारी अपनी कुलदेवी चामुंडा की भी पूजा करते हैं। पूजा के बाद ही जानवरों के शिकार की मान्यता है। जाहिर है राजस्थान के जंगलों में रहने वाले जानवरों के लिए ये संकट की घड़ी होती है। ऐसे में वन विभाग पूरी तरह मुस्तैद है। शिकारियों की जानकारी के लिए वन विभाग ने इनाम देने का भी ऐलान किया है। IBN 7 के लिए ETV संवाददाता अरबाज अहमद की रिपोर्ट। चंडीगढ़ के बाद चलते हैं दिल्ली में मेरे सहयोगी संदीप के पास। दिल्ली के गैंगरेप मामले में कोर्ट ने 5 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अपने आदेश में 5 दोषियों पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी ठोका है। ये मामला 4 साल पुराना है। 24 नवंबर 2010 की रात गुड़गांव के कॉल सेंटर में काम करने वाली लड़की कैब से धौला कुआं पहुंची। कैब से उतरकर पीड़ित अपनी दोस्त के साथ घर जा रही थी। तभी एक पिकअप वैन में सवार कुछ बदमाशों ने उसका अपहरण कर लिया और फिर चलती पिकअप वैन में उसके साथ गैंगरेप किया। कुछ ही दिन बाद गैंगरेप के 5 आरोपियों को हरियाणा के मेवात से गिरफ्तार कर लिया गया। आखिरकार उन्हें अपने किए की सजा मिल गई और सजा इनको 376 2G गैंगरेप, अबडक्शन 365 IPC और 506 IPC धारा जो है, जो कि धमकी मतलब क्रिमिनल इंटिमिडेशन के लिए है। 376 2G में इनको उम्र कैद की सजा हुई है। नॉर्थ ईस्ट की लड़की के साथ गैंगरेप की इस वारदात के बाद दिल्ली NCR में BPO में काम करने वाली महिलाओं की सुरक्षा को लेकर नई गाइडलाइन भी बनाई गई थी। संकल्प आत्महत्या मामले में मथुरा पुलिस ने किसी केंद्रीय जांच एजेंसी से इस मामले की जांच कराने की को सोच रही है। पुलिस का तर्क है कि इस पूरे मामले के तार दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र और भी कई राज्यों से जुड़े हुए हैं। वैसे भी संकल्प के पिता इस पूरे मामले की जांच CBI से कराने की मांग कर रहे हैं। संकल्प आनंद केस की जांच तेज होती जा रही है। संकल्प के ऑफिस से उसके हैंडराइटिंग के नमूने मांगे गए हैं। मकसद है कि संकल्प ने जो सुसाइड लेटर लिखा था वो असली है या नहीं। सूत्रों की माने तो चिट्ठी की जांच के बाद ये केस किसी और एजेंसी को दिया जा सकता है। उधर गृह मंत्रालय संकल्प के दफ्तर से जांच रिपोर्ट मिलने का इंतजार कर रहा है। सुसाइड नोट मिला है, उसकी सच्चाई को जानने के लिए इसमें जो सैंपल्स हैं उनके हस्ताक्षर के, जो मृतक हैं हस्बैंड वाइफ, उनके हस्ताक्षर और उनके हैंडराइटिंग के नमूने जो इंस्टीट्यूट है वहां से लाए जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय इस केस पर बारीकी से नजर रखे हुए है। पिछले 5 महीनों में संकल्प से उसके दफ्तर में करीब 600 लोगों ने मुलाकात की थी। उन सभी से पूछताछ की तैयारी की जा रही है। अब चलते हैं लखनऊ शलभ मणि त्रिपाठी के पास। धन्यवाद संदीप। उत्तर प्रदेश की खबरों में यूपी की IAS अफसर दुर्गा शक्ति नागपाल पर एक समाजवादी पार्टी के नेता के साथ बदसलूकी करने का आरोप लगा है। कुछ दिनों पहले ही दुर्गा शक्ति नागपाल के पति अभिषेक सिंह पर भी एक टीचर को मुर्गा बनाने और उनको उठक बैठक कराकर अपमानित करने का आरोप लगा था। ग्रेटर नोएडा में जमीन विवाद के चलते देश भर की सुर्खियों में रही IAS अफसर दुर्गा शक्ति नागपाल एक बार फिर खबरों में है। इस वक्त मथुरा की CDO के पद पर तैनात नागपाल पर आरोप है कि उन्होंने एक समाजवादी पार्टी के नेता का लेटर पैड फाड़ दिया और अपने ऑफिस से धक्के मारकर निकाल दिया। समाजवादी पार्टी के नेता के मुताबिक वो नागपाल को लेटर पैड पर लिखी अपने इलाके की समस्याएं दिखा रहे थे। मेरा लेटर थ्रो किया उसने, बोले सपा सपा क्या करते हो, सपा ने मेरा क्या कर लिया और सपा मेरे इससे ज्यादा क्या कर सकती है। दुर्गा शक्ति नागपाल ने समाजवादी पार्टी नेता पर गुंडागर्दी करने का आरोप लगाया है। उधर एक IAS अफसर के हाथों अपमानित होने के बाद समाजवादी पार्टी नेता ने अपनी पार्टी के आला चेहरों को इस घटना की जानकारी दे दी है। आगरा पुलिस ने पीड़ितों को धमकाकर पैसा वसूली करने का आरोप लगा है। आरोप है कि 2 भाइयों के बीच झगड़ा था और पुलिस ने निपटारा कराने के बहाने पैसे ऐंठ लिए। पुलिस अफसर के साथ झगड़े की ये तस्वीरें गवाह हैं कि यूपी पुलिस अपनी तकलीफें लेकर थाने पहुंचने वालों के साथ कैसा सलूक करती है। दरअसल आगरा में 2 भाई आपसी विवाद के बाद थाने पहुंचे थे। थाने में 2 पक्षों में समझौता भी हो गया, लेकिन जब एक भाई ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया कि दूसरा भाई पुलिस वालों को पैसे दे रहा है, तो मौके पर मौजूद दारोगा भड़क उठा। उसने मोबाइल छीनकर पीड़ितों की पिटाई कर दी। उसने भाई मेरा पकड़ा है, तो उसने पकड़ के तो मेरे भाई में 2-3 थप्पड़ दिए हैं उस दरोगा ने। आरोप है कि मारपीट के दौरान गुस्साए पुलिस वालों ने अपनी पिस्तौल निकालकर भी लोगों को धमकी दी, जिसके बाद थाने में मौजूद एक महिला ने पुलिस वाले की पिस्तौल छीनकर दूसरों को बचाया। पीड़ितों की तरफ से पुलिस के आला अफसरों को इस केस की जानकारी दे दी गई है। अब आपको दिखाते हैं यूपी की कुछ और खबरें। उत्तर प्रदेश के बदायूं में
अशरफ अली नाम के एक शख्स ने बल्ब के अंदर क्रिकेट की पिच और टेनिस कोर्ट की कलाकृति बना डाली। इन दोनों कलाकृतियों को बनाने में अशरफ को 8 महीने का वक्त लगा। अशरफ चाहते हैं कि उनकी ये कलाकृति गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो। लखनऊ से दिल्ली चलने वाली डबल डेकर ट्रेन का ट्रायल कामयाब रहा। दिल्ली के आनंद विहार स्टेशन से लखनऊ तक ट्रेन को कोच कहीं भी स्टेशन से नहीं टकराया। इससे जल्द ही इस ट्रेन के यात्रियों के लिए शुरू करने की उम्मीद है। अभी वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद देश दिन भर में खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे हमारे सहयोगी विक्रांत दुबे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पूर्वी भारत की खबरों के साथ मैं विक्रांत दुबे, हावड़ा ब्रिज। खबर छत्तीसगढ़ के रायपुर से, जहां डीएसपी के पति ने पुलिस वालों पर मारपीट का आरोप लगाया है। घटना तेलीबंधा थाने का है। डीएसपी के पति और एक इंस्पेक्टर के बीच मारपीट की नौबत आ गई। रविवार रात जांजगीर चांपा की डीएसपी सुरेशा द्विवेदी के पति अशोक द्विवेदी के साथ महासमुंद बैरियर के पास कुछ लोगों से विवाद हुआ। अशोक द्विवेदी का आरोप है कि वहां थानेदार ने बिना कुछ पूछे दूसरे पक्ष को जाने दिया और थाने में उनके साथ मारपीट की। दूसरी ओर तेलीबांधा पुलिस किसी भी तरह के मारपीट से इनकार कर रही है। उसका कहना है कि विवाद को शांत कराने पहुंचे एएसआई नेताम के ऊपर ही अशोक द्विवेदी ने हमला कर दिया और इसी बीच बचाव में वहां हाथापाई हुई थी। फिलहाल दोनों पक्षों की ओर से रिपोर्ट दर्ज करा दिए गए हैं और जांच जारी है। इसके बाद बेंगलोर चलते हैं अपने सहयोगी शैलजा के पास। दिवाली से पहले आंध्र प्रदेश के ईस्ट गोदावरी से एक दर्दनाक खबर। जिले के काकीनाडा में पटाखा फैक्ट्री में धमाके होने से 13 लोगों की मौत हो गई है। इसके अलावा 8 लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए हैं। आग की लपटों ने एक साथ कई जिंदगियों को लील लिया। घटना आंध्र प्रदेश के ईस्ट गोदावरी जिले के यू कोट्टापल्ली इलाके में हुई, जहां पटाखा फैक्ट्री में अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। पुलिस ने 10 लोगों की मौत की पुष्टि की है, जबकि चश्मदीदों के मुताबिक मृतकों की संख्या 10 से ज्यादा है। घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन और बचाव कर्मी मौके पर पहुंच गए। माना जा रहा है कि पटाखा फैक्ट्री में किसी असावधानी के चलते ये आग लगी। और देश दिन भर में अभी के लिए बस इतना ही। आप रहिए हमारे साथ।